लास्ट में सिलेबस और वो। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम ऑनलाइन स्टडी पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि मैं करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ आप लोगों की, और इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बता दूँ आपको, जो भी करंट अफेयर्स हैं उसमें अब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को ला करके हम आपसे डिस्कस करें जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट नहीं हो। मैं वही चीज़ें आप करंट अफेयर्स वही जो उठाऊँगा और वही चीज़ डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हो, और जो मैंने अपने 10 से 12 साल के लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, किस तरह के नेचर्स के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लूँ तो कुछ ऐसे नोबेल प्राइज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे खेल रत्न होता है, ठीक है, और उसके भारत रत्न होता है, फिर पद्म भूषण पद्म विभूषण ये होता है, फिर उसके बाद जो होता है कुछ लिटरेचर होते हैं, नोबेल प्राइज होती है, कुछ ऐसे अवार्ड होते हैं जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनके नेचर जो अगर मैं बात करूं कि कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पहली बात तो पूछे गया जिस पर्सन ने अवार्ड जीता है उसका नाम पूछ सकता है, या फिर वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर किस फील्ड में उसको अवार्ड ए मिला हुआ है, स्पेशली जो कि नोवेल का होता है। तो दूसरी जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं वो ऐसा पूछ सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो है कि अपनी एनुअल रिपोर्ट, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है ये साल का लास्ट महीना होता है, और इसमें बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जैसे कि अभी आपने अगर न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में एक इशू आया हुआ था, उसमें जो कि इंडिया का रैंक काफ़ी बुरा रहा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। मैंने उसको भी डिस्कस नहीं किया, और मैं जो मुझे लगेगा जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स वगैरह हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स जारी करती रिपोर्ट है, बहुत से जारी करते, उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी बहुत से इशू आ गए, उसको सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब सस्पेंड कर दिया तो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज का जो स्टेट का होता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे जैसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन रहा है, तो उसमें यह पूछा हुआ था कि पहले की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसने कौन इशू करता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी चीज़ होती है कि क्वेश्चन जो हो सकता है कि अभी पूछा हुआ है 19 और 20 में कि कौन से पैरामीटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट या फिर नहीं करती है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि उसमें इंडिया का रैंक परफॉर्मेंस क्या होता है, ये चीज़ उसमें सब में बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसको कौन पब्लिश करता है फर्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके अगर आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप देखने की कोशिश, उसी के पॉइंट है मद्देनज़र रखते हुए कि आज मुझे एक जो न्यूज़ मिला है तो उनमें मैं मोस्टली देखिए मैं स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो करके बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप जो न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं आया, ये कहाँ से आ गया। तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया इंटरनेट इतना इजी अवेलेबल, आप गूगल करके मेरा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो कहाँ से लिया है, वो आपको मिल भी जाएगा सोर्स ऑफ द दिस मटेरियल, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हमारा ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 पॉइंट होगा जो करंट अफेयर्स के, उसमें मोस्टली मैं 5 अगर करंट अफेयर का टॉपिक है तो उसमें मोर देन 10 क्वेश्चन मैं फॉर्मेट करके बताऊंगा आपको करंट अफेयर के साथ ही। एक मेरा जो करंट अफेयर का चल रहा है, अरे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कस चला वो तो चल ही रहा, लेकिन मैं करंट अफेयर्स में खुद क्वेश्चन बना दूंगा। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल के लिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 इशू हुआ है, राइट। मैं बता दूं कि इसने किसने पब्लिश किया, इसके कितने पैरामीटर हैं और इसका एम क्या है, राइट, ये चीज़ बता। दूसरी बात उसी में मैं क्वेश्चन बना के कहूँ विच वन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस रिपोर्ट, हाउ मेनी पिलर्स, ठीक है, उस पिलर का नाम बता दिए, कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्मेंस किया, बस ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी चीज़ अगर क्वेश्चन एक मैं और लूँगा आज का, एमजी मनरेगा काफ़ी न्यूज़ में है, बहुत बड़ा एक इशू बन रहा है अब। उसमें ये है कुछ ऐसा इशू कि उसमें फंड्स का क्रंच, मतलब जो उसका कोर्स है वहाँ पे फंड नहीं है। बहुत से ऐसे स्टेट है, 35 में 21 ऐसे स्टेट हैं जितना उनका फंड्स था वो सारे ख़त्म कर दिए कि मतलब यूज कर लिए, राइट। अब ऐसा नहीं कि कहीं मिसयूज करेंगे तो सीएजी को मैंने पढ़ाया ये सीएजी को, तो फिर सीओजी जब उसको ऑडिट करेगी तो फिर उनको फटकार लग सकती है। तो हम आज का जो अपना डिस्कशन का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, वो उसको लेने की कोशिश करते हैं।
पहला है कि हमने पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में PAI, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 ये हो गया। दूसरी चीज, पहली बात, दूसरी आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको पब्लिश कौन करता है, राइट। हो सकता है ऑप्शन में दे दे नीति आयोग, या फिर ये दे दे कोई मिनिस्ट्री का नाम दे दे, फिर ये RBI दे दे, या फिर कुछ भी दे सकता है। तो उनमें से कोई नहीं है, उसका नाम है जो पब्लिश करता है, उसको पब्लिक अफेयर सेंटर बोलते हैं, राइट। पब्लिक अफेयर सेंटर बोलते हैं, वो पब्लिश करता है। तो जब ये इंडेक्स है तो इंडेक्स का कोई पैरामीटर है? जी हाँ, पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? वो 3 पैरामीटर है, राइट। 3 पैरामीटर्स हैं। तो पहला जो पैरामीटर्स है वो इक्विटी है, राइट। क्या है? इक्विटी। दूसरा क्या? ग्रोथ है, राइट। और जो थर्ड है लास्ट, उसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब, मान लिया इसका ग्रोथ का तो मतलब समझ में आ जाएगा कि वृद्धि, राइट। दूसरी चीज, एक वर्ड्स इसके साथ और होता है, डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट। बट अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं जब आपको इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी की, ये चीज़ ग्रोथ हो गया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मतलब एक चीज़ और आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चंस पूछा है कि हाउ टू टैकल द अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल SDG जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो SDG क्या रहा है, उसका फुल फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात, उसका टाइम पीरियड क्या है। तीसरी चीज़ है कि ये किसने पब्लिश, मतलब ये किसका जो कि टारगेट है, और इसमें कितने पैरामीटर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 17 पैरामीटर्स है। और इसी से रिलेटेड एक और इंडेक्स जारी होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, उसको कहते हैं इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसको कौन पब्लिश करता है? वो नीति आयोग करता है, राइट। तो ये सस्टेनेबल का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कोई डेवलपमेंट लाएं कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल हो, राइट। और जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको हम जो है कि ज़्यादा एक्सप्लॉयट ना करें उनके लिए भी। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कोल, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स मतलब कि बहुत जल्दी नहीं बनते, उनको मिलियन बिलियन ईयर लग जाते। एक कोड मैं यूज कर रहा हूँ जो नेचर से रिलेटेड है। गांधी जी कहते थे कि नेचर के पास इतनी सप्लाई है कि वो ह्यूमन की डिमांड को हर हालत में प्रोवाइड कर सकता है। बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली बात कि नेचर व्यक्ति के लालच को, ठीक है, लालच को पूरा नहीं कर सकता। तो ये गांधी जी का बहुत फेमस कोड है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो पब्लिश किया, सबसे बुरा हाल जो बड़े स्टेटों में रहा है यूपी, उत्तर प्रदेश का रहा है, और सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस किया वो केरला किया। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कौन पब्लिश करता है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, इसको पब्लिक अफेयर सेंटर पब्लिश करता है। 3 पिलर, इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबल। इसके अलावा भी ये ऐड कुछ कर सकता है। तो कुछ स्कीम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, राइट, एक वर्ड याद करना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर, ठीक है, स्कीम। और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सपोर्ट स्कीम होती है। मतलब ये होता है कि इनका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो उस सप्लाई, जो इस वो स्कीम जो होती है उसको अप्लाई करने के लिए जो फंड्स दिया जाता है, उस आधार पे सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको हम डिवाइड करते हैं। जब इकोनॉमी का एक क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो स्कीम रही है उसमें MG मनरेगा को लेकर के उसका भी कैलकुलेशन किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन उसको भी कैलकुलेट किया गया है, राइट। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला जो हमारा करंट का टॉपिक है वो जो कि आपको देखने वाली बात है, एंटी टेरर एजेंसी। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ इस समय इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो 28 हैं। इससे पहले कितना था? 29। तो एक स्टेट कहाँ गया? तो एक स्टेट सर ऐसा था, वो जम्मू कश्मीर था, उसको जो कि डिवाइड करके 2 UT बना दिया गया, राइट। 2 UT बना दिया गया और एक स्टेट तो घट गया, 28 स्टेट हो गए, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है कि इससे पहले जो स्टेट बना हुआ था, क्या नाम था? तेलंगाना। तेलंगाना से पहले कौन से बने हुए थे? तेलंगाना 2014 में बना। उससे पहले 14 साल एग्जैक्ट 14 साल 2000 में बना हुआ था 3 स्टेट, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड।
उत्तराखंड यूपी से काट करके बना था, छत्तीसगढ़ एमपी से काट के बना था, और झारखंड आपका बिहार के, राइट। ये चीज़ें थी। और इनका जो बांटने का नेचर था अलग स्टेट का, उनका उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड को, उनको जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उत्तराखंड काफ़ी हिली वगैरह एरिया है, उस हिसाब से अलग कर दिया गया। लेकिन जो छत्तीसगढ़ झारखंड था, उनका नेचुरल रिसोर्स के बेसिस पे जो है कि हम अलग कर दिए। तो ये चीज़ रहा है। हम देखें कि जैसा कि हमने कहा कि अब यूटी, पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, स्टेट, राइट। और इसको अब डिवाइड करके 2019 में हम 2 यूटी बना दिए, 2 यूटी बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर बना दिए, और एक जो कि लद्दाख बना दिए, राइट। तो इसकी जो कि श्रीनगर, और इसका जो है कि लेह में कैपिटल है, राइट। ये चीज़ हमने देखने की कोशिश की। तो इसमें हम न्यूज़ में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है जो काउंटर टेररिज्म को काउंटर करके, या एक्सट्रीमिज्म जो होता है वहाँ पे, उसको काउंटर करने के लिए हो गया। तो उस एजेंसी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एजेंसी का नाम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्या नाम है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन या फिर राज्य जांच एजेंसी, राइट। ये नेशनल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब इसका जो काम है लद्दाख में नहीं होगा, इसका यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर में काम होगा। जो यूथ होते हैं या फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, उनको जो कि उनको एक ऐसे आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ लोग, तो उसको आइडेंटिफाई, और वहाँ पे टेरर या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी ना, उसको आइडेंटिटी नाम से ही होता है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ इसका ये आइडेंटिफाई और ये कोऑर्डिनेट करेगी, क्या करेगी, कोऑर्डिनेट मतलब सपोर्ट करेगी, किससे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन IN यहाँ पे भी दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये एग्जाम्स जो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है हर साल, जिसको करते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्स एजेंसी, CPF, सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है, वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। पैरामिलिट्री जितनी हमारी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री और आर्म मिलिट्री जो होती है, तो उनके लिए जैसे CISF होता है, CRPF होता है, BSF होता है, तो इन चीज़ के लिए तो उसमें बहुत से ऐसे सिक्योरिटी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि ये कभी नई एजेंसी बनी, उस एजेंसी का नाम क्या है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। हो सकता है ये भी पूछे किस स्टेट ने फॉर्म किया, इसका काम क्या है। ये हमारा दूसरा लेक्चर रहा। अगला जो हमारा लेक्चर है आपका, ये हमारा MG मनरेगा को लेकर के। MG मनरेगा काफ़ी ब्रॉडर टॉपिक है, इसको हम देखने की ये बस कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको बस इतना नॉलेज हो जाए कि इसका मतलब क्या है। अगर इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है तो आप इसको आसानी से, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं ये आया कब, ये बाई एक्ट आया हुआ है। बाई एक्ट मतलब एक एक्ट, कानून बना करके लाया गया 2005 में, लेकिन ये अप्लाई हुआ 2006 में पहली बात। दूसरी बात ये थी, जब 2005 में ये आया तो इसका नाम था नरेगा। तो MG मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोला जाता है। जो MG वर्ड जोड़ा गया महात्मा गांधी 2010 में जोड़ा गया, और इसका जो एम है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना होता है। ये अर्बन नहीं में, अर्बन एरिया में नहीं है, ये केवल नाम से पता चलता है नेशनल रूरल मतलब गांव में, ग्रामीण इलाकों में ये होगा। ये एक साल में अगर मैं बात करूँ 365 या 5 डेज होते हैं, तो इनमें 100 डेज अगर कोई एम्प्लॉई, अगर अडल्ट व्यक्ति, मतलब अडल्ट का मतलब 18 एज के ऊपर, मोर देन 18, अगर वो जॉब मांगता है तो उसको प्रोवाइड करवाना ही 10 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर होता है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो वो काम करे या ना करे, सरपंच उसको पैसे देने ही होते हैं। तो ये चीज़ आपकी जो है कि मनरेगा का हो गया। ये चीज़
न्यूज में क्यों है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि अगर उनको 100 रुपये दिए गए थे, 100 रुपये दिए गए थे, तो वो जो है कि अभी जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, राइट, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, उसमें बताऊंगा फाइनेंस ईयर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या, आरबीआई का क्या। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो जो कि अभी मार्च 2022 में ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा है कि जो 100 रुपये गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, उससे मतलब प्लस 30 रुपये, मतलब 130 रुपये अभी ही ख़त्म कर दिए स्टेट गवर्नमेंट ने। ख़त्म नहीं कर दिए मतलब ये है कि ज़्यादा है। तो इसमें ये इशू निकल के आया है कि मनरेगा में लोग ज़्यादा एम्प्लॉय मांग रहे हैं। ये जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इस वक्त कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग इस पर ज़्यादा जोर कर रहे हैं। तो बस इतना ही आपको देखिए 2005 में आया था। इसका मतलब ये है कि सोशल सिक्योरिटी लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाने के लिए हर व्यक्ति को अडल्ट जो है वो दे जाए। ये ऐसा नहीं कि एक फैमिली से बस एक मेंबर, अगर एक फैमिली से 50 लोग भी अगर एडल्ट हैं जॉब मांग रहे हैं तो उनको देना ही देना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसमें वुमेन एंड मैन दोनों लोग जा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं जोड़ दूं, जो डाटा अब तक का आया है इसमें वुमेन का जो कि पार्टिसिपेशन अब मैन की तुलना में ज़्यादा है, मोर देन 52% जो कि वुमेन, अगर 100 पर्सन अगर मनरेगा में काम कर रहे हैं तो उसमें 52 जो हैं वो वुमेन्स हैं और जो कि 48 ऑलमोस्ट मैन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हो है। दूसरी बात एक मैं और आपसे अगर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं तो काफ़ी मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में करंट अफेयर में डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अब ऐसा क्या है कि मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप पंजाब में अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो अभी सारे 4-5 महीने से बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनमें स्प्लिट हो गया। स्प्लिट ये हो गया कि कुछ लीडर्स हैं, कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह का जो भी चीज़ है, उसमें से कुछ और लोग हैं जो कि रेजिग्नेशन दे करके अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं। तो ये जो नई पार्टी बन रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नाम नहीं इम्पोर्टेंट है। हालांकि नाम भी अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में कि जो लॉन्च हो गई है, ये जो पार्टी है नई, जो पार्टी का नाम है जो भी है, तो ये हमें देखने वाली बात है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर में क्लास में किया कि अंडर आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, फिक्स होता है, मल्टी मेंबर बॉडी होती है, राइट, 3 लोगों की पार्टी है और रेजिग्नेशन उसको दे सकते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमने देखा। तो इसमें ये चीज़ है कि अब जो अगर कोई पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होगी या फिर जो कि नेशनल पार्टी होगी, अब तक की 7 जो नेशनल पार्टी हैं उनमें से एनडीए जैसे कि बीजेपी की है, कांग्रेस की है, ठीक है, उसके बाद इसका क्या बोलते हैं कि सीपीएम एम का सीपीआई आई है, बीएसपी है। अभी लास्ट में जो हुई है एक पार्टी हो जिसको ममता बनर्जी जो बंगाल की हैं उनका जो है कि आपका हुआ है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नाम दिया। जैसा कि अभी एक बात और चल रही थी कि वो अभी गोवा में जो कि इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पे वो जा कर के अपना प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कौन कहाँ पे प्रचार कर रहा, बस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर नई पार्टी बनती है या बनाया जाता है और उसको नेशनल या स्टेट लेवल का अगर जो स्टेटस दिया जाता है तो उसको पावर किसके पास होती है और क्या क्राइटेरिया होता है उनको जो है कि ये चीज़ देने के लिए। तो मैं बस यहाँ पे इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी बनती है उसको नेशनल या स्टेट पार्टी या फिर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी देने ना देने का जो पावर होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। बस दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं अब और आपसे डिस्कस कर लूँ इसी में लास्ट में कि इस समय बाई इलेक्शन हुआ है अभी कुछ स्टेट में। बाई इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि कुछ लीडर्स रहे हैं कुछ कारण की वजह से, कुछ की डेथ या फिर कुछ लोग रेजिग्नेशन एक्सेट्रा वजह से लोग अपने जो कि एज ए एमपी एमएलए अपना लोग पोस्ट छोड़े हैं या फिर खाली हो गई, तो उनमें बाई इलेक्शन हुआ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बाई इलेक्शन का मतलब क्या हुआ है। बाई इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है जो कि वो चुनाव लड़ा और जीता और उसका 5 साल टेन्योर था, 6 साल टेन्योर था। जैसे राज्यसभा का होता है वो 6 साल का होता है,
लोकसभा का होता है या फिर स्टेट असेंबली का होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले 2 ही साल था, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया, तो 3 साल का टेन्योर है, वो कैसे होगा? तो उसके 3 साल को पूरा करने के लिए मतलब बाई इलेक्शन, मतलब क्या, बाई इलेक्शन जो होता है वो मेंबर केवल केवल रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए होता है। वो बाई इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस करने की कोशिश किया। तो आज के लिए बस हम इतना ही डिस्कस करते हैं अपनी क्लास को, और हम इसको कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। और हमेशा आप ध्यान रखना कि हमारे डिस्कशन में ही क्वेश्चंस बनाते मैं जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोई पार्टी है उसको रजिस्टर या अनरजिस्टर करना है, उसको पावर किसको है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। इन विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया है? तो वो 325 है। सीएजी के बारे में हमने पढ़ा कि वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 78। फिर ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करते चला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वनडे एग्जाम, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा, तभी मैं इसको ज़्यादा जोर दे करके आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।